नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्राम समाज और विकास, इसका हम टॉपिक वाइज सिलेबस स्टार्ट किए थे पढ़ना, तथा इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राम्य विकास शोध पद्धतियों के बारे में। दोस्तों, यह जो टॉपिक है आपका ग्राम्य विकास शोध पद्धतियों का, आपका जो लेटेस्ट सिलेबस जारी किया गया था लेखपाल का, उसमें मेंशन है। तो इस टॉपिक से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उनको आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और इस टॉपिक को कंप्लीट कराने मुझे लगभग 3 से 4 वीडियो लग सकते हैं, क्योंकि यह जो टॉपिक आपका है बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही लेंदी टॉपिक है। तो मुझे इस टॉपिक को कंप्लीट कराने में लगभग 3 से 4 वीडियो लग सकते हैं, तो आप धैर्य बनाए रखिएगा। यह हमारा पहला वीडियो है ग्राम्य विकास शोध पद्धतियों का। इस पहले वीडियो में आज हम क्या देखने वाले हैं कि ग्राम्य विकास के लिए जो अनुसंधान के एरिया हैं, जो अनुसंधान के क्षेत्र हैं, वे क्या क्या होते हैं, उनको हम आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका इस वीडियो से बेसिक क्लियर होगा और इसके बाद जो हमारा सेकंड वीडियो होगा उसमें हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन सी पद्धतियां हैं जो ग्राम विकास के लिए चलाई जाती हैं। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे पद्धतियों के बारे में। सबसे पहले हम बेसिक को यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामीण विकास में अनुसंधान के क्षेत्रों के बारे में। तो अनुसंधान में विशेष ज्ञान, अवधारणाओं तथा सिद्धांतों की जांच की जाती है तथा इन जांच के माध्यम से एक व्यवस्थित सिद्धांत तथा मान्य अवधारणाओं को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो अनुसंधान किया जाता है, इस अनुसंधान के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या चलाए जाने वाले हैं, उन पर जो है रिसर्च की जाती है तथा रिसर्च के माध्यम से वे सभी जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या चलाए जाने वाले हैं, उनके प्रभावों को जानने का प्रयास किया जाता है कि जो ग्रामीण विकास के कार्यक्रम चलाए जाएंगे या चलाए जाने वाले हैं, उनका जो प्रभाव है ग्रामीणों के ऊपर कैसा होगा, वे सभी जो कार्यक्रम है ग्रामीण जीवन को किस प्रकार से बदल सकते हैं, ग्रामीणों के जीवन में किस प्रकार से बदलाव ला सकते हैं, उनके प्रभाव को जानने का जो प्रयास है इस अनुसंधान के माध्यम से ही किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इसी अनुसंधान के माध्यम से यह भी पता लगाया जाता है कि जो आपके ग्रामीण विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या चलाए जाने वाले हैं, उनका प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए कौन कौन से स्टेप, कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, यह सभी चीज़ें जो हैं आपके अनुसंधान यानी कि रिसर्च के माध्यम से ही पता चलती हैं। तो इसी कारण से आपका जो रिसर्च है ग्राम विकास के लिए, शोध जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन जो होते हैं, जो एजेंसियां होती हैं, उनके द्वारा आवश्यकताओं तथा संसाधनों की पहचान तथा कार्यक्रमों तथा सेवाओं का मूल्यांकन किया जाता है। किसके लिए? तो अनुसंधान के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है यहाँ पे, ग्रामीण तथा गैर सरकारी जो संगठन और एजेंसियां तथा समुदाय जो हैं, यानी कि ग्रामीण, गैर सरकारी संगठन, एजेंसियां और जो समुदाय हैं, इनके द्वारा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इनके द्वारा जो है क्षेत्र में विकास व्यवसायिकों तथा कार्यकर्ताओं के सम्मुख आने वाली समस्याओं का पता लगाने के लिए अनुसंधान किए जाते हैं। यानी कि अनुसंधान जो है क्यों किए जाते हैं, तो जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाली जो एजेंसियां होती हैं, जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, जो एनजीओ होते हैं और जो समुदाय होते हैं, उन समुदाय, उन एनजीओ यानी कि गैर सरकारी संगठनों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आगे, उन्हीं के लिए जो है यह अनुसंधान किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है तथा इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रभावी कदम भी बताए जाते हैं अनुसंधान के माध्यम से। यानी कि जो समस्याएं आगे इन कार्यक्रमों को चलाने में आएगी, इन कार्यक्रमों को लागू करने में आएगी, जो ग्रामीण विकास के लिए चलाए जा रहे हैं, उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए क्या क्या प्रभावी कदम उठाए जाते हैं, वे सभी कदम भी आपके अनुसंधान के ही माध्यम से पता चलते हैं। तो इसी कारण से जो रिसर्च होता है, जो शोध होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ये शोध की पद्धतियां होती क्या, किस प्रकार से ग्राम्य विकास का शोध किया जाता है, उसको हम आगे के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप धैर्य से हमारे साथ बने रहिएगा। अगला जो हमारा वीडियो होगा शोध पद्धतियों पर ही होगा। हम देखेंगे अगले वीडियोज में कि किस प्रकार से ग्राम विकास के लिए शोध किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं अगला पॉइंट हमने क्या ऐड किया हुआ, यहाँ पे ग्रामीण विकास में अनुसंधान में ग्रामीण विकास का संपूर्ण संजाल, अर्थात अवधारणाएं, सिद्धांत, विधियां, कार्यक्रम, सेवाएं, विकास कार्यकर्ताओं के सामने आने वाली समस्याओं को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जो ग्रामीण विकास में अनुसंधान किए जाते हैं, उसमें जो है ग्रामीण विकास का जो संपूर्ण संजाल होता है, जैसे
अवधारणाएं ग्रामीण विकास की क्या होती हैं, सिद्धांत, विधियां, कार्यक्रम, सेवाएं, विकास कार्यकर्ताओं के सामने आने वाली क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, उन सभी को अनुसंधान में सम्मिलित किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट थे। अब हम देखेंगे एरियाज क्या क्या होते हैं, किन किन एरियाज में जो है अनुसंधान किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रामीण विकास में अनुसंधान के क्षेत्र निम्न हो सकते हैं। इन अनुसंधान के क्षेत्रों को और इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला आपका हो सकता है कि समुदाय के रूप में गांव का वर्ग, इसके बाद जातियां तथा व्यावसायिक प्रतिमान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनुसंधान किया जा सकता है, भूमि सुधार के उपाय तथा इनके प्रभावों को जानने के लिए अनुसंधान किया जा सकता है, किसान आंदोलन के लिए अनुसंधान, इसके बाद स्वयं सहायता समूह तथा महिला सशक्तिकरण के लिए अनुसंधान, जल विवादक प्रबंधन, ग्रामीण गरीबी, पंचायती राज सिस्टम, गरीबी उन्मूलन और सहकारिता आंदोलन। ये सभी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं जो ग्रामीण विकास से संबंधित हैं तथा इन्हीं से रिलेटेड जो ग्रामीण विकास और कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इन्हीं एरियाज के लिए जो है अनुसंधान किया जाता है। यानी कि इन एरियाज में प्रभावित ढंग से जो कार्यक्रम है ग्राम विकास का किस प्रकार से लागू किया जा सकता है, उन्हीं के ऊपर रिसर्च किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा ये सभी जो एरियाज मैंने आपको बताए हैं, इन एरियाज में से कौन कौन से विषय निकल कर सामने आते हैं जिन पर रिसर्च आगे किया जा सकता है। तो आइए उन विषय को भी देख लेते हैं कि ये सभी जो एरियाज मैंने आपको बताए हैं, इन एरियाज से कौन कौन से विषय हैं जिनमें रिसर्च किया जा सकता है, उनको आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पिछले स्लाइड में मैंने आपको जो एरियाज बताए थे, जो क्षेत्र बताए थे, उनमें जो अनुसंधान के विषय होते हैं क्या क्या बन सकते हैं, उनको आइए देख लेते हैं। तो ग्रामीण समुदाय की विकास अवधारणाओं का पता लगाना तथा इनका मूल्यांकन, यह विषय पहला हो सकता है अनुसंधान का। यानी कि किस प्रकार से ग्रामीण समुदाय की विकास की अवधारणाओं को विकसित किया जा सकता है और उनका मूल्यांकन किया जा सकता है, इस पर अनुसंधान किया जा सकता है। इसके बाद वर्तमान कार्यक्रमों तथा सेवाओं की प्रभावकारिता को नापना, इस पर रिसर्च किया जा सकता है। इसके बाद ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों तथा सेवाओं का मूल्यांकन, ये भी एरिया बन सकता है रिसर्च का। इसके बाद आपका प्रस्तावित कार्यक्रमों तथा सेवाओं की विधियों तथा तकनीकों के प्रभाव का मूल्यांकन, यह भी एक सब्जेक्ट हो सकता है रिसर्च का। इसके बाद ग्रामीण विकास की विधियों का अध्ययन, यह भी एक सब्जेक्ट हो सकता है आपका अध्ययन मतलब रिसर्च का। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पहले वीडियो में जो हमारा ग्राम्य विकास शोध पद्धतियों का था, इस पहले वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से एरियाज होते हैं, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं जहां पे रिसर्च किया जा सकता है ग्राम्य विकास के लिए। तथा हमने देखा कि ग्राम विकास के लिए जो शोध पद्धतियां हैं उनका उद्देश्य क्या होता है। यानी कि ग्राम विकास के लिए जो रिसर्च आपका किया जाता है उनका मेन उद्देश्य क्या होता है, हमने आज के इस पहले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैंने क्लियर कर दिया होगा। तो यह आपका बेसिक था ग्राम विकास शोध पद्धतियों को समझने का। इस वीडियो को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आगे मैं जो आपको बताऊंगा, जो भी पद्धतियां कल से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वे आपको अच्छे तरीके से समझ में आने लगेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इत्मीनान से सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा। तब कल हमारा जो सेकेंड वीडियो आएगा, सेकेंड वीडियो जो इसका होगा, इसमें हम देखेंगे सामाजिक अनुसंधान की पद्धति, यानी कि ग्राम्य विकास के लिए जो पहली पद्धति, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहली पद्धति हमारी होगी सामाजिक अनुसंधान की पद्धति। तो हमारे साथ बने रहिए, कल हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आपके एग्जाम के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ग्रामीण परिवेश का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ग्राम्य विकास शोध पद्धतियाँ। इस टॉपिक से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर बन सकते हैं उनको आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यह हमारा पहला वीडियो है। पहले वीडियो में हम लगभग 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करेंगे तथा ये सभी आपके जो 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे, आपका जो ग्रामीण परिवेश का टॉपिक है ग्राम्य विकास शोध पद्धतियाँ, उसी से जुड़े हुए होंगे। तो चलिए आज के पहले वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो पहला वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक एवं ग्रामीण अनुसंधान का संबंध किससे होता है।
तो आपका जो सामाजिक और ग्रामीण अनुसंधान होता है इसका संबंध होता है सामाजिक घटनाओं से। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, सामाजिक एवं ग्रामीण अनुसंधान का संबंध आपका होता है सामाजिक घटनाओं से। सेकंड प्रश्न आपका, सामाजिक एवं ग्रामीण अनुसंधान में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपका सामाजिक और ग्रामीण अनुसंधान किया जाता है, जो शोध किया जाता है, उसमें हम वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से ही शोध करते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से ही ग्रामीण एवं सामाजिक जो अनुसंधान है वह किया जाता है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। सामाजिक एवं ग्रामीण अनुसंधान में क्या खोजा जाता है? तो नए तथ्यों की खोज की जाती है सामाजिक एवं ग्रामीण अनुसंधान में। तथा ये सभी आपके जो नए तथ्य किस पर आधारित होते हैं? तो ग्राम्य विकास पर आधारित होते हैं ये सभी नए तथ्य। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा क्या जानने का प्रयास किया जाता है? तो सामाजिक अनुसंधान के द्वारा सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों एवं मानव समाज को जो है जानने का प्रयास किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो आपका सामाजिक अनुसंधान किया जाता है इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के विभिन्न जो एरियाज होते हैं, विभिन्न जो पक्ष होते हैं, उनको जानने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा जो मानव समाज होता है, समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और उनके बारे में जानने का प्रयास किया जाता है इस सामाजिक अनुसंधान में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। नए तथ्यों की खोज के साथ साथ पुराने तथ्यों का सत्यापन किया जाता है किस अनुसंधान के अंतर्गत? आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, आपका जो सामाजिक अनुसंधान होता है इसी के द्वारा नए तथ्यों की खोज के साथ साथ पुराने तथ्यों का सत्यापन भी किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न है, इनको आप जरूर एक बार याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरण आपसे पूछे जा रहे हैं। सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरण क्या क्या होते हैं? तो पहला चरण आपका होता है समस्या का चुनाव करना और उनका निर्माण करना की समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं हैं समाज के सामने। उसके बाद प्रकल्पना का निर्माण करना। उसके बाद शोध एवं प्ररचना तथा पद्धतियों के संबंध में निर्णय। इसके अलावा तथ्यों का संकलन करना, कि तथ्यों का संकलन मतलब जो सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याओं का जो चुनाव किया गया है उनसे रिलेटेड जो तथ्य हैं कौन कौन से हैं। इसके अलावा तथ्यों का वर्गीकरण करना और उनका विश्लेषण करना तथा लास्ट में आपका आता है सामान्यीकरण। तो ये सभी आपके सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरण होते हैं। तो इनके बारे में भी आपको याद करना है। सामाजिक अनुसंधान क्या होता है? तो सामाजिक अनुसंधान आपका होता है सामाजिक घटनाओं के अध्ययन का एक वैज्ञानिक योजना होता है, यानी कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन की एक वैज्ञानिक योजना होती है आपकी सामाजिक अनुसंधान। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक अनुसंधान के कितने प्रकार होते हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, आपका जो सामाजिक अनुसंधान होता है इसके कितने प्रकार होते हैं? तो यह सैद्धांतिक अनुसंधान इसके अंतर्गत आता है, व्यवहारिक अनुसंधान इसके अंतर्गत आता है और क्रियात्मक अनुसंधान इसके अंतर्गत आता है आपका। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सैद्धांतिक अनुसंधान के लक्ष्य क्या होते हैं? तो सत्य को प्राप्त करना तथा ज्ञान की प्राप्ति। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सैद्धांतिक अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है? तो सत्य को प्राप्त करना तथा ज्ञान की प्राप्ति, ये इंपॉर्टेंट लक्ष्य होते हैं आपके सैद्धांतिक अनुसंधान के। क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधान कार्य कौन कौन से किए जाते हैं? तो आप याद रखिएगा, जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान होता है, क्रियात्मक अनुसंधान में आपका किसी भावी योजना को संपन्न करने के लिए जो कार्य है वह किया जाता है। आप इसे याद रखिएगा, किसी भावी योजना को संपन्न करने के लिए जो कार्य है आपका क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के प्रेरक कार्य कौन से होते हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सामाजिक अनुसंधान के प्रेरक कार्य होते हैं अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, घटनाओं के कार्य कारण संबंध को जानने की इच्छा और नवीन विधियों की खोज। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रेरक कारक होते हैं आपके सामाजिक अनुसंधान के। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान की क्या उपयोगिता होती है? तो यह सामाजिक प्रगति के सहायक होते हैं तथा स्थित अज्ञानता को दूर किया जाता है सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता क्या होती है? तो इसके तहत जो है सामाजिक प्रगति के मतलब ये जो आपका सामाजिक अनुसंधान होता है यह सामाजिक प्रगति का में सहायक होते हैं तथा स्थित जो अज्ञानता होती है उसको सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से ही दूर किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा भविष्यवाणी की जाती है सामाजिक घटनाओं की दिशा के बारे में। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपका सामाजिक अनुसंधान होता है इसमें जो भविष्यवाणी है वो सामाजिक घटनाओं की दिशा के बारे में की जाती है। सामाजिक अनुसंधान में कौन सी प्रमुख समस्याएं पैदा होती हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो सामाजिक घटनाओं की जटिलता जो होती है ये इंपॉर्टेंट समस्या होती है। इसके अलावा सत्यापन की समस्या, उपयुक्त माप की समस्या, वास्तुनिष्ठता की समस्या तथा अवधारणाओं के संबंध में स्पष्टता आदि, ये सभी समस्याएं जो है आपकी सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामने आती हैं। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, यह इंपॉर्टेंट परिभाषा दी गई है आपके सामाजिक सर्वेक्षण की, तो आपको बताना है कि यह जो परिभाषा है किसके द्वारा दी गई है। तो परिभाषा में क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समुदाय की संरचना एवं क्रियाओं के सामाजिक पक्ष के बारे में परिणात्मक, यहाँ पे होगा परिणात्मक, सामाजिक पक्ष के बारे में परिणात्मक तथ्य संकलित किए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो परिभाषा दी गई है आपके सामाजिक सर्वेक्षण से रिलेटेड, यह किसके द्वारा दी गई है, तो मार्क्स अब्रास्म के द्वारा जो है यह परिभाषा दी गई। अब्रास्म इस प्रकार से लिखाएगा, अब्रास्म। तो इन्हीं के द्वारा जो है यह इंपॉर्टेंट परिभाषा दी गई है सामाजिक सर्वेक्षण की, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा क्या जानकारी प्राप्त की जाती है, तो आपका जो सामाजिक सर्वेक्षण होता है इसके द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है किसी भौगोलिक क्षेत्र में सामाजिक जीवन की, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, किसी भौगोलिक क्षेत्र में सामाजिक जीवन की जो जानकारी होती है वह सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा ही प्राप्त की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध किससे होता है, तो सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं से संबंधित तथ्यों से जो है आपका संबंध होता है सामाजिक सर्वेक्षण का। इंपॉर्टेंट है। अधिकतर सामाजिक सर्वेक्षण किए जाते हैं, तो अधिकतर जो आपके सामाजिक सर्वेक्षण होते हुए समाज के किसी विशेष पक्ष से संबंधित सभी जानकारी एकत्र करने के लिए जो है किए जाते हैं आपके सामाजिक सर्वेक्षण। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत अधिकांशतः किस प्रकार के तथ्यों का संकलन किया जाता है, तो परिणात्मक। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत जो है आपका अधिकांशतः जो परिणात्मक तथ्य होते हैं उनका संकलन किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा परिणात्मक तथ्य। सामाजिक सर्वेक्षण एक सरकारी प्रयास है और इसमें आपको बताना है कि जो सामाजिक सर्वेक्षण है यह एक सहकारी, यहाँ पे सरकारी नहीं होगा, सहकारी होगा। क्या होगा, सहकारी। तो सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास है तथा इसमें कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर कार्य किया जाता है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपका सामाजिक सर्वेक्षण होता है यह एक सहकारी प्रयास होता है तथा इसमें कई व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है। सामाजिक सर्वेक्षण की विषय वस्तु क्या होती है, तो आपका जो सामाजिक सर्वेक्षण होता है इसकी विषय वस्तु होती है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की सामाजिक समस्याएं। इंपॉर्टेंट है। आपका जो सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है वो एक निश्चित जो भौगोलिक क्षेत्र होता है उसकी सामाजिक समस्याओं के ऊपर ही आपका सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सभी जो आपके प्रश्न है ग्राम्य विकास जो शोध पद्धतियां हैं उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न है। लगभग 2 से 3 वीडियो मैं आपके सामने और प्रस्तुत करूंगा तथा उन 2 से 3 वीडियो में आपका जो ग्राम्य विकास शोध पद्धतियों का टॉपिक है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रचार सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, तो आपका जो प्रचार सर्वेक्षण होता है इसका उद्देश्य होता है जनता में जागृति उत्पन्न करना। क्या होता है, तो प्रचार सर्वेक्षण का उत्पन्न होता है जो जनता होती है, जो ग्रामीण जनता होती है और जहाँ तक सुविधाओं की पहुँच नहीं हो पाती है उन तक जो है जनता में जागृति उत्पन्न करना प्रचार सर्वेक्षण का मेन उद्देश्य होता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथ्य संकलन सर्वेक्षण में क्या एकत्रित किया जाता है, तो केवल तथ्यों को, जो इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं जिनके द्वारा सर्वेक्षण में मदद मिलती है उन्हीं तथ्यों को जो है तथ्य संकलन सर्वेक्षण के अंतर्गत एकत्रित किया जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, मूल्यांकनात्मक सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या होता है, तो मूल्यांकनात्मक सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है इसके द्वारा निष्कर्षों के आधार पर सामाजिक समस्या में आवश्यक सुधार तथा परिवर्तन के लिए परियोजना का निर्माण किया जाता है। आप इसे याद रखिएगा। जो मेन उद्देश्य होता है मूल्यांकनात्मक सर्वेक्षण का, इसके द्वारा निष्कर्षों के आधार पर सामाजिक समस्या में आवश्यक सुधार तथा परिवर्तन के लिए परियोजना का निर्माण किया जाता था। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, समस्या के निदान के लिए समस्या के कारणों को जानने के लिए किए गए सर्वेक्षण को हम क्या कहते हैं, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। समस्या के निदान के लिए, समस्या के कारणों को जानने के लिए किए गए सर्वेक्षण को हम कहते हैं निदानात्मक सर्वेक्षण। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन आप इसे कर लीजिएगा। भविष्य निर्देशक सर्वेक्षण में अनुमान किया जाता है किसका, तो भविष्य के संबंध में आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो आपका भविष्य निर्देशक सर्वेक्षण होता है इसमें भविष्य के संबंध में जो अनुमान है वह किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सर्वेक्षणकर्ता द्वारा पूर्व में किए गए सर्वेक्षणों की सामग्री का उपयोग कर नए नियम का पता लगाया जाता है किसके अंतर्गत, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो आपके सर्वेक्षणकर्ता होते हैं उनके द्वारा पूर्व में यानी कि पहले किए गए सर्वेक्षणों की सामग्री का उपयोग कर नए नियम का पता लगाया जाता है द्वितीयक विश्लेषण सर्वेक्षण में। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किसी तात्कालिक
आवश्यकता से संबंधित तथ्यों की जानकारी के लिए किए गए सर्वेक्षण को हम क्या कहते हैं? तो कार्यवाहक सर्वेक्षण होता है। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। किसी तात्कालिक आवश्यकता से संबंधित तथ्यों की जानकारी के लिए किया गया जो सर्वेक्षण होता है उसको हम कहते हैं कार्यवाहक सर्वेक्षण। इंपॉर्टेंट है। और किसी मनोवृत्ति, पक्षपात, संस्कार तथा प्रथा से जुड़े सर्वेक्षण क्या कहलाते हैं? तो गुणात्मक सर्वेक्षण हम इन्हें कहते हैं। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। किसी मनोवृत्ति, पक्षपात, संस्कार तथा प्रथा से जुड़े हुए जो सर्वेक्षण होते हैं इनको हम कहते हैं गुणात्मक सर्वेक्षण। इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी अध्ययन तथा, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सांख्यिकी अध्ययन या तथ्यों को संख्या में एकत्रित करना किस प्रकार का सर्वेक्षण होता है? यहाँ पे सर्वेक्षण होगा। तो सांख्यिकी अध्ययन या तथ्यों को संख्या में एकत्रित करना जो है गणनात्मक सर्वेक्षण कहलाता है। तब इसे याद कर लीजिएगा, गणनात्मक सर्वेक्षण। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, श्रम आदि समस्याओं का सर्वेक्षण क्या कहलाता है? तो यह ग्रामीण सर्वेक्षण कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। जनजाति समुदाय की समस्या से संबंधित सर्वेक्षण किया जाता है। जनजाति सर्वेक्षण यानी कि जनजाति समुदाय से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनसे संबंधित जो सर्वेक्षण है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं जनजाति सर्वेक्षण। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जनगणना सर्वेक्षण में इकाई से सूचना प्राप्त की जाती है तथा इसमें जानकारी प्राप्त की जाती है प्रत्येक परिवार एवं व्यक्ति से। इंपॉर्टेंट है। जो आपका जनगणना सर्वेक्षण होता है इसमें प्रत्येक परिवार एवं प्रत्येक व्यक्ति से जो है आपका क्या किया जाता है? तो जानकारी इकट्ठा की जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रत्येक परिवार एवं इकाई से। इंपॉर्टेंट है। लास्ट के आपके 6 प्रश्न है। इंपॉर्टेंट है, लास्ट का है। और संपूर्ण इकाई का अध्ययन आपसे पूछा जा रहा है। संपूर्ण इकाई का अध्ययन न करके कुछ इकाइयों का अध्ययन कर प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण इकाई पर लागू किया जाता है। किसके अंतर्गत? तो निदर्शन सर्वेक्षण। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। आपका जो निदर्शन सर्वेक्षण होता है इसके अंतर्गत संपूर्ण इकाई का अध्ययन न करके कुछ इकाइयों का अध्ययन कर जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं उनको संपूर्ण इकाई पर लागू किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका नाम होता है निदर्शन सर्वेक्षण। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद किसी एक विषय पर कई बार सर्वेक्षण किया जाता है। आवृत्तिपूर्ण सर्वेक्षण। आप याद रखिएगा, किसी एक विषय पर जो कई बार सर्वेक्षण होता है वो आवृत्तिपूर्ण सर्वेक्षण में होता है। तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है अंतिम सर्वेक्षण में क्या होता है? तो अंतिम सर्वेक्षण में अध्ययन का विषय अधिक सीमित होता है तथा कम परिवर्तन किया जाता है। आप इसे याद रखिएगा, जो आपका अंतिम सर्वेक्षण होता है इसमें अध्ययन का जो विषय होता है अधिक सीमित तथा इसमें कम परिवर्तन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। अध्ययनकर्ता के द्वारा सर्वेक्षण में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों तथा प्रविधियों की उपयोगिता की जांच की जाती है। किसमें? तो पूर्व परीक्षण में। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। पूर्व परीक्षण में क्या होता है? अध्ययनकर्ता जो होता है वो सर्वेक्षण में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों तथा प्रविधियों की उपयोगिता की जांच करता है। आप इसे याद कर लीजिएगा, पूर्व सर्वेक्षण परीक्षण। पूर्व यहाँ पे क्या होगा? परीक्षण होगा। वास्तविक सर्वेक्षण से पहले जो सर्वेक्षण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम पूर्वगामी सर्वेक्षण कहते हैं। यानी कि जो आपका पूर्वगामी सर्वेक्षण होता है इसमें वास्तविक सर्वेक्षण से पहले जो है सर्वेक्षण किया जाता है। आप इसे याद कर लीजिएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, पूर्वगामी सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, पूर्वगामी सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो संपूर्ण सर्वेक्षण के आयोजन की जांच करना। यहाँ पे सर्वेक्षण होगा, संपूर्ण सर्वेक्षण। तो संपूर्ण सर्वेक्षण के आयोजन की जांच करना पूर्वगामी सर्वेक्षण का मेन उद्देश्य होता है। इसके बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों टोटल 39 बेहतरीन प्रश्नों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। यह हमारा पार्ट 1 था ग्राम्य विकास शोध पद्धतियों का। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो इसका अगला भाग है, जल्दी हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ग्राम्य विकास शोध पद्धतियाँ, इससे जुड़े हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को देख रहे थे। इसका जो पार्ट 1 था उसको ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तथा आज हम इसका पार्ट 2 यहाँ पे कवर करेंगे। पार्ट 2 में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट ग्राम्य विकास शोध पद्धतियों के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, किसी अमूर्त आपको बताना है किसी अमूर्त घटनाओं का जो अध्ययन है किसमें संभव नहीं होता है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, किसी अमूर्त घटनाओं का जो अध्ययन होता है वो सामाजिक सर्वेक्षण में संभव नहीं होता। जिसके बारे में आपको याद रखना है, जो आपका सामाजिक सर्वेक्षण होता है इसमें अमूर्त यानी कि इंटेंजिबल जो इवेंट्स होते हैं, इंटेंजिबल जो घटनाएं होती हैं उनका जो अध्ययन होता है वो सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा संभव नहीं होता है। सामाजिक सर्वेक्षण का अंतिम चरण क्या होता है?
तो रिपोर्ट तैयार कर प्रकाशित करना, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और एक अच्छी उपकल्पना की विशेषता क्या होती है? तो एक अच्छी उपकल्पना की विशेषता होती है उसमें सरलता हो, उसमें स्पष्टता हो और उसमें प्रयोग सिद्धता हो। तो आप इसे याद रखिएगा, एक अच्छी उपकल्पना की विशेषता मानी जाती है उस उपकल्पना में सरलता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए और प्रयोग सिद्धता होनी चाहिए। सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसका उद्देश्य होता है सामाजिक समस्याओं का हल निकालना। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, आपका जो सामाजिक सर्वेक्षण होता है यह एक वैज्ञानिक पद्धति है, इसका उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक समस्याओं का हल निकालना। इंपॉर्टेंट है। निर्देशन आवश्यक होता है, आपको बताना निर्देशन क्यों आवश्यक होता है। तो मानव जीवन की समस्या के समाधान के लिए, क्षमता विकास के लिए तथा व्यक्ति के निजी गुणों के विकास के लिए जो आपका निर्देशन होता है वह आवश्यक होता है। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपका निर्देशन होता है यह मानव जीवन की समस्या के समाधान के लिए, क्षमता विकास के लिए तथा व्यक्ति के निजी गुणों के विकास के लिए जो निर्देशन होता है वह आवश्यक होता है। निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। आप इसे याद रखिएगा, छात्रों का सर्वांगीण विकास मुख्य उद्देश्य होता है निर्देशन का। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन में जो समस्या आती है वह कौन सी है? तो सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन में आने वाली समस्याएं हैं सामाजिक घटनाओं की गुणात्मक, अमूर्त तथा परिवर्तनशीलता पद्धति। तो आप इसे याद रखिएगा, सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन में जो समस्या आती है वे हैं सामाजिक घटनाओं की गुणात्मक, अमूर्त तथा परिवर्तनशील पद्धति। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सामाजिक तत्वों के अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति के उपयोग से संबंधित विचारक कौन है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति के उपयोग से संबंधित विचारक आपके हैं कार्ल मार्क्स। तो आप इसे याद रखिएगा, मार्क्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। और द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक हैं कार्ल पियर्सन। इंपॉर्टेंट है, कार्ल पियर्सन की पुस्तक है द ग्रामर ऑफ साइंस। उपकल्पना के महत्व को दर्शाता है, उपकल्पना के महत्व को दर्शाता है क्या? तो सिद्धांतों के उपकल्पना के महत्व को क्या दर्शाता है? जो आपका जो उपकल्पना होती है वह सिद्धांतों के निर्माण में सहायता देता है, व्यर्थ के तथ्यों के संकलन को रोकता है तथा अध्ययन की दिशा को निर्धारित करता है। यानी कि जो आपका उपकल्पना होता है वह सिद्धांतों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, व्यर्थ के तथ्यों के संकलन को रोकता है तथा अध्ययन की दिशा को निर्धारित करता है। तब इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। विशुद्ध अनुसंधान में क्या होता है? तो आपका जो एकदम विशुद्ध अनुसंधान होता है उसमें मौलिक सिद्धांतों की स्थापना, मूलभूत नियमों की खोज तथा ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य होता है आपका विशुद्ध अनुसंधान में। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके ग्राम्य विकास शोध पद्धतियों से रिलेटेड है, तो इन प्रश्नों को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। अगला प्रश्न आपके सामने है, और सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन की कठिनाई में फैलेसी का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो फैलेसी का जो प्रयोग है यह किया गया था थॉमस के द्वारा। थॉमस ने जो है सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन की कठिनाई में फैलेसी का जो है प्रयोग किया था। तो आप इसे याद रखिएगा, और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थॉमस ने। और सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन की कठिनाइयों में फॉल्स ऑर्डर का प्रयोग किसने किया था? तो सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन की कठिनाइयों में फॉल्स आइडल का प्रयोग किया गया था फ्रांसिस बेकन के द्वारा। किसके द्वारा? तो फ्रांसिस बेकन ने जो है फॉल्स आइडल का प्रयोग किया था। सामाजिक घटनाओं की वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता क्या होती है? तो वस्तुनिष्ठता, कार्य कारण संबंध, सामान्यतया तथा संशयवाद, ये सभी इंपॉर्टेंट विशेषताएं होती हैं सामाजिक घटनाओं की वैज्ञानिक पद्धति की। इंपॉर्टेंट है। परिवार संबंधी, शारीरिक विकास संबंधी तथा प्रेम संबंधी समस्या के समाधान के लिए किस प्रकार का निर्देशन सहायक होता है? तो वैयक्तिक निर्देशन जो है परिवार संबंधी, शारीरिक विकास संबंधी तथा प्रेम संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सहायक होता है आपका वैयक्तिक निर्देशन। तब इसे याद रखिएगा। किसने कहा कि मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतर क्रिया की एक प्रक्रिया है? यह जो कथन है सामाजिक रूप से मौलिक रूप से जो साक्षात्कार है सामाजिक अंतःक्रिया, यहाँ पे अंतःक्रिया है, अंतर नहीं अंतःक्रिया है, तो अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया होती है। तो यह कहा गया था किसके द्वारा? तो गुडे और हार्ट ने, गुडे तथा हार्ट ने कहा था जो आपका मौलिक
आपका मौलिक रूप से साक्षात्कार जो है वह साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। तो गुडे तथा हॉट ने कहा था। और किसने कहा कि अनुसंधान प्रारूप में योजना, संरचना तथा युक्ति शामिल है? तो यह कहा गया था F.N. कर्लिजर के द्वारा। F.A. कर्लिजर ने जो है कहा था, F.N. कर्लिजर ने कहा था। और अनुसंधान प्रारूप में योजना, संरचना तथा युक्ति शामिल होती है। तो आप इसे याद देखिएगा, F.N. कर्लिजर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक जांच के लिए किया गया लघु सर्वेक्षण क्या कहलाता है? तो प्रारंभिक जांच के लिए आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, प्रारंभिक जांच के लिए किया गया जो लघु सर्वेक्षण होता है वह कहलाता है पायलट सर्वे। क्या कहलाता है? तो पायलट सर्वे हम इसको कहते हैं, पायलट सर्वेक्षण आप कह सकते हैं इसको। और वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में और सूचनाओं का जो प्राथमिक स्रोत होता है वो होता है अवलोकन। क्या होता है? तो अवलोकन होता है, इंपॉर्टेंट है। वैयक्तिक अध्ययन में सूचना प्राप्त करने का द्वितीयक स्रोत क्या होता है? तो वैयक्तिक अध्ययन में सूचना प्राप्त करने का द्वितीयक स्रोत होता है डायरी, इंपॉर्टेंट है। शोध प्रतिवेदन का उद्देश्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। तो शोध प्रतिवेदन का उद्देश्य होता है कार्य कारण संबंध को स्पष्ट करना, तथ्यों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना तथा उपलब्धि ज्ञान की वृद्धि करना। ये सभी इंपॉर्टेंट उद्देश्य होते हैं आपके शोध प्रतिवेदन के। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली द्वारा संग्रह किया जा सकता है। तो प्रश्नावली के द्वारा किसका संग्रह किया जा सकता है? तो प्राथमिक तथ्यों का जो है प्रश्नावली के द्वारा संग्रह किया जा सकता है सर्वेक्षण में, अनुसंधान में। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, प्राकल्पना क्या होती है? तो प्राकल्पना जो है प्रस्थापना, एक प्रकार की प्रस्थापना होती है जिनका अनुभव के आधार पर परीक्षण किया जाता है। आप इसे याद रखिएगा, प्रकल्पना क्या है? तो एक प्रकार की प्रस्थापना है जिनका अनुभव के आधार पर परीक्षण किया जा सकता है। तो आप इसे याद रखिएगा। आंकड़ों को प्रक्रियाकरण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वैज्ञानिक निष्कर्ष में। आप इसे याद रखिएगा, वैज्ञानिक निष्कर्ष में क्या होता है? जो आंकड़े होते हैं उनको प्रक्रियाकरण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सांख्यिकी पद्धति में प्रमुख स्रोत क्या है? तो सांख्यिकी पद्धति, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सांख्यिकी पद्धति के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण तथा सारणीयन। क्या होता है? तो तथ्यों का संकलन, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण तथा सारणीयन यह सांख्यिकी पद्धति के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। प्रस्थापना एक कथन होता है जो तथ्यों तथा घटनाओं के बीच संबंधों को बताता है। इंपॉर्टेंट है, प्रस्थापना जो है यह एक प्रकार का कथन होता है जो तथ्यों तथा घटनाओं के बीच संबंधों को बताता है, इंपॉर्टेंट है। और प्रस्थापना किसका निर्माण करती है? तो प्रस्थापना जो है सिद्धांतों का निर्माण करती है। पायलट सर्वेक्षण के द्वारा जानकारी मिलती है किसकी? तो सर्वेक्षण के संपूर्ण कार्यप्रणाली एवं अंगों के बारे में जो जानकारी है पायलट सर्वेक्षण से ही मिलती है। तब इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, यानी कि आपका जो पायलट सर्वेक्षण होता है वह प्रारंभिक जांच के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पायलट सर्वेक्षण में क्या होता है? किसी सर्वेक्षण का पूर्व एवं लघु प्रदर्शन। आपका जो पायलट सर्वेक्षण होता है इसमें क्या होता है? तो किसी सर्वेक्षण का पूर्व एवं लघु प्रदर्शन, मतलब इसका क्या हो गया कि प्रारंभिक जांच के लिए किया गया जो लघु सर्वेक्षण है तो उसी को हम पायलट सर्वेक्षण कहते हैं। पायलट सर्वेक्षण में प्राप्त जानकारी से क्या संभव होता है? तो प्रकल्पनाओं का निर्माण। पायलट सर्वेक्षण में जो भी प्रारंभिक जानकारी हमें मिलती है उसी से जो है आपका प्रकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। आप इसे याद कर लीजिएगा। प्रलेख सूची, अवलोकन अनुसूची तथा संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, यह सभी किसके प्रकार हैं? तो ये सभी आपके अनुसूची के प्रकार हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, सभी आपके अनुसूची के प्रकार हैं। किसके अनुसार प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की सूची है? तो यह कहा गया था बोगार्ट्स के अनुसार। बोगार्ट्स ने कहा था कि जो प्रश्नावली है वह विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की सूची होती है। सहभागी अवलोकन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो सहभागी अवलोकन की जो अवधारणा यह प्रस्तुत की गई थी और पीवी यंग के द्वारा। किसके द्वारा? तो पीवी यंग ने जो है सहभागी अवलोकन की जो अवधारणा थी उसको प्रस्तुत किया था। तो पीवी यंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, पीवी यंग। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और सोशल डिस्कवरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस पुस्तक को लिखा गया है एडवर्ड सी लिंडमैन के द्वारा। आप इसे याद कर लीजिएगा, सोशल डिस्कवरी की बात यहाँ पे हो रही है पुस्तक की।
प्रायिकता निर्देशन किसे कहते हैं? तो दैव निर्देशन को जो हम कहते हैं प्रायिकता निर्देशन, आप इसे याद रखिएगा। जो प्रायिकता निर्देशन उसको कहते हैं हम दैव निर्देशन, आप इसे याद कर लीजिएगा। और यथार्थ परीक्षण क्या होता है? तो साक्षात्कार के समय आवश्यकता अनुसार दिया जाने वाला, आप इसे याद रखिएगा। जो साक्षात्कार के समय आवश्यकता अनुसार दिया जाने वाला जो परीक्षण होता है उसी को हम कहते हैं यथार्थ परीक्षण। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साक्षात्कार के समय आवश्यकता अनुसार दिया जाने वाला परीक्षण कहलाता है यथार्थ परीक्षण। इसके बाद व्यक्ति अनुभव, सादृश्यता तथा सामान्य संस्कृति किसके स्रोत है? तो ये सभी उपकल्पना के स्रोत हैं, इंपॉर्टेंट है। एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान प्रारूप का संबंध किससे है? तो एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान प्रारूप का संबंध है ऐतिहासिक अध्ययन से। किससे? तो ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो। तो आप इसे याद रखिएगा। सार्वजनिक, मुख्य, गुप्त तथा पूर्वगामी एवं जनगणना सर्वेक्षण किसके प्रकार हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। सार्वजनिक, मुख्य, गुप्त तथा पूर्वगामी एवं जनगणना सर्वेक्षण जो है ये सभी आपके सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार हैं। तो इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है व्यक्ति अध्ययन के लिए जानकारी आवश्यक होती है, यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन के लिए किस प्रकार की जानकारी आवश्यक होती है? तो पारिवारिक जानकारी, स्वास्थ्य जानकारी तथा सामाजिक पर्यावरण संबंधी जानकारी आवश्यक होती है व्यक्तिगत अध्ययन के लिए। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और विद्यालय में व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है किसके लिए? तो व्यवसाय चयन में जो है विद्यालय में व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। विज्ञान का आवश्यक तत्व क्या होता है? तो वैज्ञानिक पद्धति, सत्यापन तथा भविष्यवाणी। और स्पीयरमैन रैंकिंग विधि, बिंदु रेखी विधि, ये सभी आप याद कर लीजिएगा। स्पीयरमैन रैंकिंग विधि, बिंदु रेखी विधि तथा कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक जो है किसे ज्ञात करने की विधि है? तो ये सभी विधियां जो है आपके सहसंबंध ज्ञात करने की विधियां, तो इनको बारे में आपको याद रखना है। स्पीयरमैन रैंकिंग विधि, बिंदु रेखी विधि तथा कार्ल, यहाँ पे कार्ल नहीं कार्ल होगा, कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक, ये सभी आपके सहसंबंध ज्ञात करने की विधियां हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और यह कथन किसके द्वारा कहा गया था कि विशुद्ध अथवा मौलिक शोध, यहाँ पे कथन है विशुद्ध अथवा मौलिक शोध उसे कहा जाता है जिसमें ज्ञान का संचय केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। तो यह जो कथन है कहा गया था किसके द्वारा? तो पीवी यंग ने कहा था कि विशुद्ध अथवा मौलिक शोध उसे कहा जाता है जिसमें ज्ञान का संचय केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। तो पीवी यंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, किसके द्वारा हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज लिखी गई है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है वेस्टरमार्क के द्वारा। वेस्टरमार्क ने लिखा है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। तो टोटल 44 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया इस सेकेंड वीडियो में। यह वीडियो आपका ग्राम्य विकास शोध पद्धतियों का सेकेंड वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।